1905 का साल भारतीय इतिहास में एक भूचाल जैसा था। बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश राज द्वारा किया गया ये प्रशासनिक फेरबदल ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया। 19 जुलाई 1905 को आधिकारिक रूप से घोषित और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। ये विभाजन भारी विरोध का सामना करना पड़ा और भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, अंग्रेजों के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। इसकी विशाल जनसंख्या और विविध भाषाई और धार्मिक समूहों ने प्रभावी शासन को एक कठिन काम बना दिया था। विभाजन के बीज प्रशासनिक सुविधा के संदर्भ में बोए गए थे, लेकिन इस प्रतीत होने वाले व्यावहारिक कदम के पीछे के इरादे कहीं अधिक गहरे थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि कुशल प्रशासन के लिए विभाजन आवश्यक था। यह सुझाव देते हुए कि बंगाल प्रेसिडेंसी का बोझिल आकार प्रभावी शासन में बाधा है। उन्होंने कहा कि प्रांत को विभाजित करने से प्रशासनिक बोझ कम होगा और बेहतर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि प्रशासनिक दक्षता के इस आवरण के नीचे ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने और राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को दबाने की एक सोची समझी रणनीति थी। विभाजन केवल एक प्रशासनिक फेरबदल होने से कोसों दूर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया एक जानबूझकर राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करके अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की, जो अब तक अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। फूट डालो और राज करो की यह नीति, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक रणनीति की आधारशिला थी, का उद्देश्य भारतीय समाज के भीतर दरारें पैदा करना था, जिससे इसे नियंत्रित करना आसान हो गया। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में विरोध की आग लगा दी, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन पहले जैसा कभी नहीं हुआ। जिस दिन विभाजन लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोग सड़कों पर उतर आए, उपवास किया और प्रार्थना की। इसने स्वदेशी आंदोलन का जन्म चिह्नित किया, जो भारतीय प्रतिरोध की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी, जिसने धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर लिया। अपने देश का अर्थ रखने वाले स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत की। इसने भारतीयों से विदेशी उत्पादों को अस्वीकार करने और अपनी राष्ट्रीय पहचान पर जोर देने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के साधन के रूप में आत्मनिर्भरता को अपनाने का आह्वान किया। कपड़ों से लेकर नमक तक आंदोलन ने भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया, भले ही वे शुरू में अधिक महंगी या निम्न गुणवत्ता की हो। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार, जो औपनिवेशिक शोषण का एक शक्तिशाली प्रतीक था, ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों के केंद्र पर प्रहार किया। आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी, शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैल गया, जिसमें छात्रों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने समान रूप से बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों में भाग लिया। विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों की पिकेटिंग की और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक बहिष्कार नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति थी। इसने स्वदेशी उद्योगों का उदय, पारंपरिक कला और शिल्प का पुनरुद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत जैसे शक्तिशाली राष्ट्रवादी प्रतीकों का उदय भी देखा, जो आंदोलन के लिए एक नारा बन गया। बंगाल के विभाजन और उसके बाद हुए स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन की मनमानी प्रकृति भारतीय भावनाओं के लिए स्पष्ट उपेक्षा के साथ ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को उजागर करती है और असंतोष की आग को हवा देती है। इसने राजनीतिक चेतना के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया और भारतीयों की एक पीढ़ी को कट्टरपंथी बना दिया। विभाजन से पहले भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन काफी हद तक शिक्षित अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता की मध्यम मांगें थीं। हालांकि विभाजन, जिसे बंगाली पहचान और एकता पर सीधा हमला माना जाता है, समाज के बहुत व्यापक वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ। किसानों, छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग को संगठित किया। विभाजन ने एक नए तरह के मुखर राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसने नरमपंथियों के क्रमिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया
और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। राष्ट्रवाद के इस कट्टरपंथी किस्म को बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेताओं के उदय में अभिव्यक्ति मिली, जिन्होंने प्रतिरोध के अधिक सक्रिय और मुखर रूपों की वकालत की। विभाजन ने विरोध के साधन के रूप में क्रांतिकारी आतंकवाद के उद्भव को भी देखा। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त समाजों का उदय हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित और विभाजन के खिलाफ गुस्से से भरे इन समूहों ने तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को अंजाम दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रकृति और तीव्रता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बनाए रखने के लिए लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो की रणनीति एक सोची समझी चाल थी। धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों का फायदा उठाकर उनका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद के संयुक्त मोर्चे को कमजोर करना था। इस दृष्टिकोण ने न केवल सामाजिक विभाजनों को गहरा किया, बल्कि उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। कर्जन की नीतियों की विरासत आज भी महसूस की जा सकती है, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान बोए गए कलह के बीज इस क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करते रहते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। उसने विभाजन और अविश्वास के बीज बोए, जो समय के साथ गहरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गए। विभाजन को अंततः 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस विभाजन की विरासत ने इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करना जारी रखा, जिससे इतिहास का रुख उन तरीकों से आकार लेता रहा जो आज भी महसूस किए जाते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन, इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को काफी कमजोर कर दिया। विभाजन ने समुदायों के बीच गहरे मतभेद पैदा कर दिए, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सामूहिक संघर्ष कमजोर हो गया। अंग्रेजों द्वारा उठाए गए इस कदम को फूट डालो और राज करो की एक उत्कृष्ट रणनीति के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य भारतीय आबादी की एकता को तोड़ना था। और आप जानते हैं, इसने राष्ट्रवादी खेमे के भीतर बहुत घर्षण पैदा किया। बंगाल की अर्थव्यवस्था और समाज पर विभाजन के प्रभाव गहरे थे। आर्थिक रूप से इसने बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संचार को बाधित कर दिया। सामाजिक रूप से विभाजन ने विभिन्न समुदायों के बीच कलह के बीज बोए, जिससे दशकों तक तनाव बना रहा। बंगाल का सामाजिक ताना बाना, जो कभी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, वो अनरैवल होने लगा, और सच कहूं तो इसके परिणाम दूर दूर तक महसूस किए गए। 1911 में विभाजन को रद्द करने के बाद पूर्वी और पश्चिमी बंगाल अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। पूर्वी बंगाल अपनी बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान विकसित करने लगा, जबकि पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से हिंदू भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर अधिक झुक गया। इस भिन्नता ने भविष्य के संघर्षों के लिए मंच तैयार किया और इसने आने वाले वर्षों के लिए इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बंगाल का विभाजन भारतीय इतिहास के ताने बाने पर एक निशान बना हुआ है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने बंगाल के लोगों के दिलो दिमाग में गहरे घाव छोड़ दिए। अंग्रेजों द्वारा मनमाना विभाजन ने न केवल जीवन को बाधित किया, बल्कि कटुता और विभाजन की विरासत भी छोड़ी। यह एक ऐसा अध्याय है जो उपमहाद्वीप पर औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव की एक कड़ी याद दिलाता है, और आप जानते हैं, यह आज भी गूंजता रहता है।